हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। उन तत्वों को हमने दो भागों में बांटा था। पहले थे व्यक्तिनिष्ठ तत्व और दूसरे थे वस्तुनिष्ठ तत्व। व्यक्तिनिष्ठ तत्वों जो थे उनको मनोवैज्ञानिक तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि वो मानव प्रवृत्ति के मनोवैज्ञानिक व्यवहार, मानव के स्वभाव, आदतों, रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाजों और व्यवसायिक संस्थानों के व्यवहार पर निर्भर करते हैं। लेकिन दूसरे है वस्तुनिष्ठ तत्व। वस्तुनिष्ठ तत्व में 12 तत्व हैं जिनमें तीव्र गति से परिवर्तन होता है और वो उपभोग प्रवृत्ति को भी तीव्र रूप से प्रभावित करते हैं। आज हम करते हैं वस्तुनिष्ठ तत्व। पहला है अप्रत्याशित लाभ या हानियां। आर्थिक क्रियाओं में निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी तेजी की स्थिति होती है, कभी मंदे की स्थिति होती है। जब तेजी की स्थिति होती है तो उत्पादकों को अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना होती है, उनकी आय बढ़ती है और लोगों की आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। कहने का मतलब लोगों की तेजी के समय जब लोगों की आय बढ़ती है तो वो उपभोग बढ़ाते हैं। और हानियां, कई जब मंदे की स्थिति होती है तो उत्पादकों को हानियां हो रही होती है और उनकी आय कम हो रही होती है, उत्पादन कम बिकता है, उनके लाभ कम होते हैं। हानि होने के कारण उनका उपभोग जो है कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या होती है? सरकार की आय, व्यय और ऋण से संबंधित जो नीति होती है उसको राजकोषीय नीति कहा जाता है। सरकार की आय का मुख्य सोर्स क्या है? टैक्स। जब सरकार टैक्स बढ़ा देती है तो लोगों की इनकम सरकार खींच लेती है और लोगों की उपभोग क्षमता जो है कम हो जाती है, उपभोग प्रवृत्ति जो है घट जाती है। दूसरी तरफ सरकार जब व्यय करती है सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर तो लोगों को सब्सिडी देती है, सस्ती दरों पर सुविधाएं उपलब्ध कराती है, तो लोगों की, या फिर ये कह लो वो सार्वजनिक निर्माण कार्य करती है, जैसे स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, सड़कें बनाना, तो लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आय बढ़ती है। तो इससे क्या होगा? उपभोग प्रवृत्ति जो है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्याज की दर, प्रत्याशाओं में परिवर्तन। अगर लोग भविष्य के प्रति आशावादी हैं, उन्हें लाभ होने की संभावना है, तो उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी। अगर लोग निराशावादी हैं तो उपभोग प्रवृत्ति जो है कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्याज की दर। ब्याज की दर भी जो है वो उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। जब ब्याज की दर ज्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे? बचतें ज्यादा करेंगे ताकि वो पैसा उधार देकर अधिक से अधिक ब्याज के रूप में आय प्राप्त कर सके। अगर ब्याज दर कम हो जाती है तो लोग बचत कम करेंगे बल्कि उपभोग पर ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे उपभोग प्रवृत्ति जो है बढ़ जाएगी। कहने का मतलब इसमें वो पॉइंट लेने हैं जिनसे हमारा उपभोग बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरी स्तर में परिवर्तन। तो मजदूर भी एक तरह से उपभोक्ता होता है। जब मजदूरों की आय बढ़ती है तो उनकी उपभोग करने की क्षमता बढ़ जाती है, उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसमें एक बात ये भी है कि जो मजदूर वर्ग होता है उनकी सीमांत उपभोग क्षमता जो है वो अन्य दूसरे वर्ग की, अमीर वर्ग की अपेक्षा से क्या होती है? ज्यादा होती है। जब उनकी थोड़ी सी भी मजदूरी बढ़ती है, आय बढ़ती है, तो वो बचत नहीं बल्कि उपभोग को बढ़ाते हैं, उपभोग पर बढ़ी हुई आय को खर्च करते हैं, जिससे उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब मजदूरी दरों में कमी की जाती है तो उपभोक्ता के रूप में मजदूर की आय कम हो जाती है, वो उपभोग पर कम खर्च करता है और उपभोग प्रवृत्ति जो है कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आय का वितरण। आय का वितरण अगर देश में असमान है, अमीर गरीब के बीच की खाई जो बड़ी है, तो असमान वितरण के कारण जो पैसा है वो चंद लोगों के हाथ में एकत्रित हो जाएगा, अमीर लोगों के हाथ में एकत्रित हो जाएगा। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि अमीर वर्ग की जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो गरीब वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की अपेक्षा जो है कम होती है। कहने का मतलब जब अमीरों की आय बढ़ती है तो वो उपभोग नहीं बढ़ाते बल्कि बचत बढ़ाते हैं, जिससे उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसके विपरीत अगर आय का समान वितरण होगा, जहां अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांटा जाएगा, तो सीमांत उपभोग क्षमता गरीबों की अधिक होने के कारण जो उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आय अर्जन का स्वरूप। ये डजनबरी ने 2 प्रकार के प्रभाव बताए हैं, एक प्रदर्शनकारी प्रभाव और दूसरा पिछली उच्चतम आय का स्तर। ये दोनों प्रभाव जो है वो
उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। प्रदर्शनकारी प्रभाव क्या है? मान लो एक हमारे पड़ोस में किसी ने कार खरीद ली, तो दूसरा पड़ोसी कहता है उसने वो कार खरीदी है, मैं इससे भी महंगी खरीदूंगा। तो इसको एक दूसरे के उपभोग को देखकर जब व्यक्ति उपभोग बढ़ाता है तो उसको प्रदर्शनकारी प्रभाव कहते हैं। तो प्रदर्शनकारी प्रभाव के कारण भी जो है उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है, कहने का मतलब उपभोग बढ़ता है। दूसरा प्रभाव बताया पिछली उच्चतम आय का स्तर। मान लो कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है, उसकी इनकम अच्छी है, तो उसका रहन सहन अच्छा है, जीवन स्तर ऊंचा है। मान लो वो रिटायर्ड हो जाता है, उसकी इनकम आधी रह जाती है, तो लेकिन वो पिछले जीवन में उसने जो जीवन स्तर जिया होता है उसको मेंटेन रखने के लिए वो उपभोग को बढ़ाता है, उपभोग वही रखता है, बल्कि खर्च कम नहीं करता। अपने उपभोग जीवन स्तर को उसी तरह से बनाए रखने के लिए वो क्या है, कुछ ना कुछ प्रयास करता है और उपभोग को वैसे ही बनाए रखता है। तो इस मतलब आय अर्जन के स्वरूप का मतलब क्या है कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी इनकम कमाता है और उसको किस प्रकार खर्च करता है। इसमें दो प्रकार के प्रभाव बताए, प्रदर्शनकारी प्रभाव और दूसरा पिछली उच्चतम आय का स्तर। फिर है बचतों के प्रति मनोवृत्ति। ये मैं पॉइंट 82 की दर में भी आ गया था। अगर लोगों की मनोवृत्ति बचतें ज़्यादा करने की है तो वो कम होगा। अगर लोग बचतों के प्रति इंटरेस्ट नहीं रखते, बचतें कम करते हैं, तो उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है तरल संपत्ति धारण। तरल संपत्ति क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आसानी से नकदी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो बचत खातों में अगर पैसा पड़ा है, किसी के पास ऋण पत्र है, उनको बेचकर वो पैसे उन ऋण पत्रों को नकदी में कन्वर्ट कर सकता है। लोगों के पास जितना ज़्यादा तरल संपत्ति होगी, तरल संपत्ति का मतलब है ऐसी संपत्ति जिसको आसानी से नकदी में बदला जा सकता है। कहने का मतलब शॉर्ट में, लोगों के पास जितनी ज़्यादा नकदी होगी उपभोग बढ़ेगा, अगर नकदी कम है तो उपभोग प्रवृत्ति कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मौद्रिक भ्रम। मौद्रिक भ्रम क्या होता है? एक तो होती है मौद्रिक आय। मौद्रिक आय जैसे मान लो 100 रुपए, किसी व्यक्ति की इनकम है 100 रुपए, लेकिन 100 रुपए से की एक वस्तु की कीमत है 5 रुपए, तो वो 20 वस्तुएं खरीदता है। 100 रुपए तो होगी मौद्रिक आय, ये होगी कीमत। जब आय को कीमत से डिवाइड कर दिया जाता है तो जो ये आता है, ये वास्तविक आय होती है। जब मान लो मौद्रिक भ्रम क्या है, लोगों की मौद्रिक आय बढ़ रही है, साथ साथ उसी अनुपात में कीमत बढ़ रही है, तो वास्तविक आय तो स्थिर रहेगी। लेकिन जो लोग ये नहीं समझते कि मौद्रिक आय के साथ साथ कीमतों को ध्यान में नहीं रखते, तो वो मौद्रिक आय बढ़ रही है, कीमतें भी बढ़ रही है, लेकिन उनको लगता है कि हमारी वास्तविक आय की तरफ वो ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है हमारी इनकम मौद्रिक आय बढ़ गई, तो वो उपभोग को बढ़ा देते हैं। लेकिन जब जिन लोगों को ये पता होता है कि मौद्रिक आय बढ़ने के साथ साथ कीमतें भी बढ़ रही हैं, हमारी वास्तविक आय तो उतनी ही है, तो वो उपभोग को नहीं बढ़ाते, उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है। कहने का मतलब जब लोगों की मौद्रिक आय बढ़ती है तो वो मौद्रिक भ्रम के कारण भी उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन। सापेक्षिक, किसी वस्तु का जो उपभोग है वो केवल किसी वस्तु की निरपेक्ष कीमत से प्रभावित नहीं होता, बल्कि संबंधित वस्तुओं की कीमतों से भी प्रभावित होता है। मान लो एक वस्तु की कीमत कम हो रही है, दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ रही है, तो वो बढ़ी हुई वस्तु की जो उपभोग कम कर देंगे और कम कीमत वाली वस्तु को ज्यादा खरीदेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता साख। साख क्या होता है? विश्वास। साख मतलब भविष्य में भुगतान करने का विश्वास दिलाकर वर्तमान में वस्तु प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? साख। या ये कह लो सिंपल शब्दों में कि हम उधार में कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो सरकार क्या है, जिन लोगों की उपभोक्ता साख क्या होती है कि उपभोक्ताओं को टिकाऊ वस्तुएं खरीदने के लिए जो बैंक है, वित्तीय संस्था है, वो लोन देती हैं। जितना ज़्यादा उपभोक्ता साख होगी उतना ही उपभोग बढ़ेगा। उपभोक्ता साख कम है तो उपभोग भी कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है निगमों की वित्तीय नीतियां। निगम की वित्तीय नीतियां किस प्रकार की है, भविष्य में वो किस प्रकार की नीतियां अपनाते हैं। अगर तो वो नकदी को अपने पास ज़्यादा रखते हैं, जैसे मान लो किसी निगम के हमने शेयर खरीदे, जितने लाभ हुआ अगर तो वो सारा लाभ बांट देते हैं तो लोगों के पास पैसा हाथ में आ जाएगा, उपभोग बढ़ जाएगा। इसके विपरीत मान लो वो जो लाभ है उसको बांटते नहीं, अपने पास रखते हैं, जहाँ भविष्य में अपनी
कारोबार को बढ़ाने के लिए खर्च करते हैं, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आता, तो इससे भी क्या होगा, उपभोग प्रवृत्ति कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है विविध तत्व। विविध तत्व में जनसंख्या। जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी, जनसंख्या का कार्य जितना ज्यादा बड़ा होगा उतने उपभोग बढ़ेगा, जनसंख्या कम है तो उपभोग भी कम होगा। फिर है संपत्ति का स्वरूप व मात्रा। ये पहले भी आ सकता है तरल संपत्ति में। संपत्ति अगर नगद रूप में है तो उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी, अगर ठोस रूप में है तो उपभोग प्रवृत्ति कम होगी। नेक्स्ट है विज्ञापन। तो विज्ञापन भी क्या है, उपभोग को प्रभावित करते हैं। हम जब किसी चीज का विज्ञापन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस वस्तु में क्या गुण है, या उस वस्तु को हम हमारे लिए क्या कितनी उपयोगी है। तो जितनी ज्यादा वस्तुओं का विज्ञापन होता है, हमें वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है, हम उपभोग बढ़ाते हैं। अगर अब हमें किसी वस्तु की नॉलेज ही नहीं है कि उसमें क्या गुण है, हमें क्या फायदा है, तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। तो रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा घरों में वस्तुओं के विज्ञापन आते हैं, हम उस वस्तु से अवगत होते हैं और उस वस्तु के उपभोग को बढ़ाते हैं। किसी वस्तु के जितने ज्यादा विज्ञापन हम देखेंगे उतने हम उपभोग बढ़ाएंगे और अन्यथा उपभोग कम होगा। तो स्टूडेंट, ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनके कारण जो है उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। अगर इनके कारण उपभोग बढ़ता है तो उपभोग प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। थैंक्स स्टूडेंट।